दोस्तों नमस्कार। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जिन तीन पिलर पर खड़ा है, उन तीन पिलर का नाम टैक्स वसूली है, प्राइवेटाइजेशन है, सरकारी संपत्तियों को बेचना है। क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में टैक्स पेयर के पैसे को लेकर सरकार चिंता करती है कि कहीं टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद तो नहीं हो रहा है। लेकिन भारत अपने तरीके का एक अनूठा देश है। इस देश के भीतर में मौजूदा वक्त में जो व्यवस्था बना ली गई है, उस व्यवस्था की नींव इसी बात पर पड़ी है कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल सकते हैं। दुनिया के किसी भी देश में आज की तारीख में सरकारी संपत्तियों के जरिए उस देश की कमाई कितनी ज्यादा हो सकती है, इस पर चिंता हो रही है और उसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। भारत अपने तरीके का अनोखा देश है और इसकी अपनी व्यवस्था लगातार इस देश की सरकारी संपत्ति और देश की संपत्ति को ही निजी हाथों में बेचकर उसके जरिए जो कमाई हो जाए, उसके जरिए देश चलाने की सोच वाली व्यवस्था बना ली गई है। दुनिया के तमाम देशों में डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर अभी भी दो सवाल बहुत तेजी से गूंजते हैं। पहला सवाल तो यही है कि ऐसे में आने वाले वक्त में देश की सत्ता कहीं निजी हाथों में तो नहीं चली जाएगी, और दूसरी बात, निजी तरीके से मुनाफे को जब प्राथमिकता दी जाती है तो खास तौर पर जो वेलफेयर स्टेट खुद को मानते हैं, यानी लोगों की सेवा के भाव से सरकार बनती है और चलती है। और भारत की लोकतांत्रिक परिस्थितियां तो इसी वेलफेयर स्टेट में जिंदगी जीती है, लेकिन उसे भारत में ही खारिज कर दिया गया। जबकि दुनिया के डेवलप स्टेट आज की तारीख में डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन और टैक्स को लेकर बड़े संवेदनशील हो चले हैं। हमें लगता है कि आज इन बातों को परखने की जरूरत है, क्योंकि भारत में असमानता बढ़ी है, भारत में गरीबी बढ़ी है और बीते 8 बरस में भारत सरकार ने कोई ऐसा काम किया नहीं जिसके जरिए वह रोजगार दे पाए, जिसके जरिए उसकी अपनी कमाई हो पाए, जिसके जरिए वह इस देश को कैसे चलाएगी इसका कोई स्पष्ट खाका वो यह कहकर बता पाए कि हां, हम टैक्स वसूली नहीं करेंगे, हां, हम निजीकरण को किसी भी रूप में बढ़ावा नहीं देंगे, हम इस देश की संपत्ति को नहीं बेचेंगे। हमें लगता है कि आज एक ऐसे कच्चे चिट्ठे को जान लीजिए जिसको जानने के बाद आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। उन सवालों के जवाब हम दें या सरकार दे, या आप खुद अपने तौर पर टटोलने की कोशिश करें, लेकिन पहले एक सच की जमीन इस देश को चलाने के लिए कौन सा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हमें लगता है इसे समझने की जरूरत है। क्योंकि एक दिन पहले ही जो बजट आया, उस बजट के दस्तावेजों ने बहुत साफ तौर पर कुछ चीजों को इंगित कर दिया है। सरकार की अपनी कमाई बिल्कुल नहीं है। सरकार आने वाले वक्त में कमाई किन माध्यमों से हो, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। सरकार की अपनी कमाई इस तरीके से भी चलती है कि इस देश को छोड़कर लोग जो बाहर चले जाते हैं और बाहर से जो अपने परिजनों के लिए पैसा बेचते हैं, उस पर भी टैक्स लगा दिया जाए। यानी एक अजीबोगरीब परिस्थितियों में यह देश आकर अटक गया है। लेकिन बीते 8 बरस के काल को प्रधानमंत्री खुद जब डिकोड करते हैं तो इसकी जानकारी देने से वह चूकते नहीं है कि हमारे पास कितना बड़ा रिजर्व है, विदेशी पूंजी का रिजर्व है, हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया है, हम इस दौर में किस तरीके से 2013-14 में जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी उससे कितने आगे निकल गए हैं। हमें लगता है कि सरकारी डॉक्यूमेंटों के आश्रय ही आज जब प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे थे, तभी हमारे जबान में यह सवाल आया कि क्या वाकई रिजर्व डॉलर जो हमारे यहां है 630 बिलियन डॉलर हो गया है। मनमोहन काल के वक्त में यह 300 बिलियन डॉलर भी नहीं था। तो क्या यह वाकई इजाफा है बहुत बड़ा? क्योंकि इसके ठीक समानांतर भारत के ऊपर जो कर्ज है, वह जो इंटरनेशनल कर्ज कहिए, एक्सटर्नल कर्ज कहिए, वह कर्ज भी लगभग 600 बिलियन डॉलर हो चला है। तो अगर आप एक मुश्त कर्ज चुका दीजिए तो आपका खजाना खाली हो गया। इसी तरीके से जो विदेशी निवेश का जिक्र हो रहा है कि हमारा विदेशी निवेश 36 बिलियन डॉलर से बढ़कर 80 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। तो दुनिया के तमाम पूंजी जो भारत में आ रही है, वो भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ा रही है या भारत को एक बाजार मानकर यहां धंधा करने के लिए बेचैन हो चली है। शेयर बाजार से लेकर जो अलग अलग
ऐसे सेक्टर्स जो माइनिंग के सेक्टर्स हैं, जो पावर के सेक्टर्स हैं, जो बंदरगाह है, रेल है, हवाई अड्डे है, हवाई जहाज है, इन तमाम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, इन तमाम जगहों पर देखना शुरू कीजिएगा तो यकीनन दुनिया की पूंजी आ रही है, लेकिन वह आपकी आत्मनिर्भरता को खोखला कर रही है। तो जो युवा यह सोचता है कि उसे यह सरकार नौकरी दे देगी, वह अपने दिल पर हाथ रख ले, आने वाले वक्त में कोई नौकरी उसे मिलने वाली नहीं है। जो बैंक कर्मी यह सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में बैंक जो है ज्यादा मजबूत होकर उभर आएंगे, तो फिर वो यह जान ले भारत के भीतर में बैंकों का सुदृढ़ीकरण इंटरनेशनल पूंजी और इंटरनेशनल बैंक के जरिए सरकार करना चाहती है, क्योंकि उनको जब वो भारत के बाजार को खुले तौर पर दे देगी तो उनसे कुछ कमाई सरकार की भी हो जाएगी। यही अंदेशा और यही तौर तरीका है। इससे पहले के कालखंड में, यानी मोदी से पहले की परिस्थितियों को जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो यह काम कोई सांसद जब अपने क्षेत्र में चुनाव जीतता था तो चुनाव जीतने से पहले लड़ने के लिए पैसा लेता है। विधायक भी यह काम करता है, और पार्षद, और आजकल तो पंचायत स्तर पर यह आ गया, जिनसे पैसा लिया जाता है उनको रिटर्न सत्ता में आने के बाद किया जाता है। और यह परिस्थिति अडानी को लेकर बार बार इस देश में विपक्षी नेताओं ने खूब जोर जोर से कही है कि 2013-14 में आप जिसके चार्टेड में घुमा करते थे और जिसकी पूंजी आपके प्रचार पर लगी हुई थी, आने के बाद उसका नेटवर्थ इस देश में कितनी बड़ी रफ्तार से बढ़ता चला गया और भारत की विकास दर, भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे खाई में समाती चली गई। यह कौन सी परिस्थिति है? तो आइए जरा इन पन्नों को खोलते हैं, क्योंकि यह पन्ने सरकार के ही पन्ने हैं, बजट में रखे गए ही पन्ने हैं, जो कि इस देश के सिस्टम का हिस्सा बना दिए गए कि किस तरीके से टैक्स की वसूली होनी है। दूसरी कोई कमाई नहीं है, इसको अपने दिल में आप बैठा लीजिए। और यह मत पूछिएगा इससे पहले कि सरकारों की क्या कमाई थी, तब एक क्षण के लिए यह सोचिएगा उस वक्त कितने टैक्स वसूले जाते थे और वो टैक्स की संख्या किसी भी बजट में कितने फीसदी होती थी, या फिर 2014 के बाद से कितनी बड़ी तादाद में किन किन क्षेत्रों में आप टैक्स और सेस लगातार सरकार को देते रहे और यह सरकार उसी पैसे से देश चलाती है। आप कहेंगे दूसरा माध्यम क्या होता है, इस पर भी बात होगी। लेकिन भारत में सरकार ने जो बजट बनाया है उसमें 27,51,420 करोड़ रुपए जनता से टैक्स के तौर पर वसूले जाते हैं। इस टैक्स वसूली के दौर में आपके जहन में बार बार दो ही चीज आती होगी, यह देश में बड़ा महंगा हो गया है पेट्रोल डीजल, उसमें से भी तो टैक्स वसूलते हैं। सरकार की रेवेन्यू की कमाई उससे लगभग 4 लाख करोड़ हो चली है। जो शराब पी जाती है और इस देश के भीतर में उससे जो रेवेन्यू की कमाई है वह भी तकरीबन 2.5 लाख करोड़ हो चली है, उसमें राज्यों का योगदान भी है। लेकिन जब आप एक सिस्टम ही ऐसा इस देश में बना लेते हैं कि दूसरा कोई माध्यम बचेगा नहीं, तो आप उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए ही खर्च करते हैं। इसीलिए आपका खर्च मिनिस्ट्रीज पर होता है, आपका खर्च सैलरीज पर होता है, आपका खर्च उन इमारतों को बरकरार रखने के लिए होता है और उन इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले लोगों को तमाम तरीके से वेतन भत्ता मिलते रहे, जो रिटायर हो जाए उसको सुविधा मिल जाए। इसी दिशा में आप तमाम खर्च करते रहते हैं। कुछ योजनाएं अब वेलफेयर स्टेट के तहत अपने मिशन को लेकर सामने आती हैं। देखिए हम नल से पानी दे रहे हैं, देखिए हमने सड़क बना दी, लेकिन कितना देते हैं? इतना ही नहीं, इस देश के 80 करोड़ लोग जो पीडीएस सिस्टम से जुड़े हुए हैं उस पर भी आप कितना खर्च करते हैं? जो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर का जिक्र होता है, कितना खर्च कर देते हैं आप? इस देश के भीतर में टैक्स पेयर का पैसा अगर खत्म कर दिया जाए और अगर सरकार टैक्स वसूली ना करे तो यह देश कंगाल है। इस देश के भीतर की मौजूदा परिस्थिति में बजट के पेपर और सिस्टम की परिस्थितियों के बीच में आज खड़े हो जाइए। सरकार ने जो 27,51,420 करोड़ रुपए इस फाइनेंशियल ईयर में जनता से टैक्स के जरिए ही वसूलने हैं, उसमें इनकम टैक्स की कीमत रखी गई 7 लाख करोड़, उसमें कॉरपोरेशन टैक्स की कीमत रखी गई 7,20,000 करोड़, उसमें जीएसटी से वसूली रखी गई 7,80,000 करोड़, उसमें कस्टम से कमाई रखी गई 2,13,000 करोड़, उसमें रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो जनता से लिया जाता है वह भी 1,38,450 करोड़।
जो बाकी टैक्स रेवेन्यू है यह भी तकरीबन 1,47,230 करोड़ है। और इसके अलावे जो क्रूड ऑयल पर भी सेस सरकार लगाती है वह तकरीबन 18,000 करोड़ का है। जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है यह तकरीबन 26,900 करोड़ की है। जो यूनियन टेरिटरीज से भी टैक्स वसूला जाता है वह भी 7,820 करोड़ है। अब आप कहेंगे ये 27 लाख करोड़ के अलावे क्या वाकई सरकार की कोई कमाई नहीं है? सरकार की कमाई है। सरकार अपनी कमाई को जो दिखाती है वो कमाई कैसे आती है जरा ये समझिए। सरकार जब निजी हाथों में चीजों को सौंपती है तो उनसे कुछ वसूली करती है। हम लोग लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि क्यों नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस इस देश में होनी चाहिए, लेकिन आप प्राइवेट सर्विस की तरफ जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट सर्विस से लगभग आप 33,543 करोड़ रुपए वसूल लेते हैं। आपने इस देश में अपने कंधों से पल्ला झाड़ दिया और निजी हाथों में दे दिया। निजी हाथ उसके जरिए और ज्यादा कमाते हैं। इस देश में कितनी महंगाई है, कितनी आय है, कंज्यूमर हमारे उसकी जेब में पैसा है या नहीं है, प्राइवेट सेक्टर नहीं देखता है। वेलफेयर स्टेट होता तो सरकार देखती, लेकिन चीजें इस दौर में सिस्टम ही बना दी गई कि हम कुछ डेवलप नहीं करेंगे। जो भी हमारे ऊपर कंधे पर बोझ था इस देश को चलाने का, हम उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। हम सिर्फ पैसा कहां से लाएंगे, आपसे कैसे लेंगे और उसके जरिए इस देश में कैसे बंदरबाट होगी, यही दिशा हमारी सिस्टम की हो गई। क्योंकि इसके भीतर में जब आप देखेंगे तो जो कम्युनिकेशन सर्विस, जो प्राइवेट कम्युनिकेशंस को दिया गया है, जो अलग अलग आप चलाते हैं अपने तौर पर, इंटरनेट सर्विस है, मोबाइल सेवा है, उसके जरिए सरकार उनसे वसूलती है 52,806 करोड़ रुपए। यानी वह कीमत तय करें, सब कुछ वो करें। इसीलिए हमारा बीएसएनएल खत्म हो गया। बीएसएनएल के लगभग 95,000 कर्मचारियों को वीआरएस दे दिया गया और वीआरएस के बाद जो रकम दी जानी चाहिए थी वह आज तक नहीं मिली है। और बीएसएनएल के अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको अभी भी हर महीने वेतन रेगुलर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमको क्या करें, हमें उपाय खोजना है सरल तरीके से। जो डिविडेंड और प्रॉफिट है यह सबसे ज्यादा सरकार की कमाई का हिस्सा है। वह जो कमाई है वो 1,13,000 करोड़ की है। सवाल फिर यहीं पर आता है कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पे 22 करोड़ लोग रहते हैं, उस 22 करोड़ लोगों को क्या यह समझ में आएगा कि उनके भीतर के जो सवाल हैं एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, रोजगार को लेकर, छोटे व्यापारी कुछ सोचेंगे? क्या उनके लिए आने वाले वक्त में कोई रास्ता बनेगा? बड़ा मुश्किल सवाल है। हमारे पीछे मोदी सरकार लिखा हुआ है। यह सरकार इस दौर में और इस सवाल को इस सरकार के जरिए कौन सुलझाएगा, यह शायद बड़े दूर की कोटी है। क्योंकि सरकार जिस टेक्नोलॉजी और जिस सिस्टम को अपना रही है उसमें उसको किसी रूप में अपनी कमाई करनी है। यह वही माध्यम है जिसमें आप हर चीज किराया वसूलेंगे, आप कुछ डेवलप नहीं करेंगे। जो डेवलप कर रहे होंगे वह जनता से और ज्यादा वसूलेंगे, तभी तो आपको कुछ दे पाएंगे। यह स्थिति इस देश के भीतर की है। जो सरकार की अपनी एनर्जी फील्ड में भी उसने बहुत कुछ दिया हुआ है, खासतौर से पेट्रोलियम, कोल और रिन्यूएबल एनर्जी जो है उस क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर्स को ये जो चीज दे रही हैं उनसे ये साल में वसूलेंगे तकरीबन 16,610 करोड़ रुपए। यहां पर एक सवाल आपके जहन में होना चाहिए कि क्या वाकई इतनी बड़ी तादाद में सरकार जो कमा रही है उसके जरिए सरकार इस देश को चलाती जब है तो वो खर्च कहां करती है? यह सवाल हर के जहन में जरूर होना चाहिए। क्योंकि यह बात है कि सरकार टैक्स पेयर से पैसा लेगी तो फिर जनता के लिए ही तो खर्च करेगी, बिल्कुल नहीं। हमने एक सिस्टम बनाया है कि इस देश का जो चलता हुआ सिस्टम था वह कंटिन्यू इसलिए करे क्योंकि वही सरकार को सरकार बनाए रखेगा। क्योंकि सरकार के लिए पुलिस काम करेगी, सेना काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट काम करेगा, इलेक्शन कमीशन काम करेगा, सीबीआई काम करेगी, ईडी काम करेगा, तमाम मिनिस्ट्रीज काम करेगी, रेलवे डिपार्टमेंट सरकार के गुण गाएगा, प्राइवेट क्षेत्रों में खुद को बेचते हुए चला जाएगा। ये सारी परिस्थितियां आपके जहन में रेंगनी चाहिए। क्योंकि इन सारी परिस्थितियों के मद्देनजर ही आप समझ पाएंगे कि दरअसल ये पैसा खर्च सरकार कहां करती है। आप पे खर्च नहीं करती है। आप पे जो खर्च करती है बड़ा छोटी रकम है वो खर्च करती है। बड़ी रकम कहां खर्च होती है? बड़ी रकम होती है जो आपने कर्ज लिया हुआ है। उस कर्ज की तादाद अगर $60 बिलियन हो चली है और इंटरनल और आउटर सब खर्च मिला दीजिएगा तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये 100 बिलियन ना पार कर जाए। एक ऐसी परिस्थिति इस देश में धीरे धीरे बन रही है। तो उसका इंटरेस्ट लौटाने के लिए ही सरकार जो इंटरेस्ट पेमेंट करती है वह भी इन्होंने बताया कि हम लगभग 9,40,651 करोड़ रुपए एक साल में देंगे। अब आप सोचिए उस 27
₹27.5 लाख जो टैक्स वसूली है, उसमें से ₹9.5 लाख तो आपने टैक्स में दे दिए। उसके बाद जो अलग अलग विभागों का खर्चा है, जो तमाम मंत्रालय चल रहे हैं ना, जो और तमाम डिपार्टमेंट्स चलते हैं, उनका खर्चा तकरीबन 1,92,162 करोड़ है, वह भी आप दे दिया। यह लगभग दोनों मिला दीजिएगा तो लगभग 11,32,000 करोड़ रुपया हो गया। टैक्स से वसूला है आपने 27.5 लाख करोड़ रुपया। इसके बाद आप जो सैलरी और एडवांस देते हैं, जो कर्मचारियों को दिया जाता है, यह तकरीबन 3,58,000 करोड़ रुपया है। और इसमें जो पीएसयू जो चल रहे हैं, जिन पीएसयू को बेचने का जिक्र हो रहा है, इससे पहले की सरकारों में पीएसयू पैसा देती थी। इस दौर में जो पैसा दे रही है उसकी बोली हम बाजार में लगवा रहे हैं, और बाकी पीएसयू को कैसे जिंदा रखना है उस प्रोसेस को जीने के लिए सरकार पीएसयू को जो सपोर्ट करती है वह भी लगभग 3,34,000 करोड़ का है। यानी सैलरी, एडवांस और पीएसयू पर खर्चा आप तकरीबन 6,92,000 करोड़ का कर रहे हैं। इन दोनों को जब आप मिला देते हैं तो लगभग आप 20 लाख करोड़ तक पहुंच गए। अभी भी आपके पास 7 लाख करोड़ रुपए बचे हुए हैं। अब आप बाकी 7 लाख कहां खर्च करेंगे? तो विभाग और मंत्रालयों को आप 2,38,000 और दे देते हैं। और इसके बाद जो 22 लाख खर्चा हो गया, इसके बाद शुरू होती है वह असल स्थिति जो हमारे और आपसे जुड़ी हुई है। उसमें एग्रीकल्चर, जो किसान है वो समझ ले, इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा खर्चा किसानों के मद्देनजर पीडीएस सिस्टम को चलाने में सरकार जो राशन दुकानों में अनाज देती है उसका खर्चा तकरीबन 2,07,000 है। वो भी टैक्स पेयर का पैसा ले रही है। ऐसा नहीं है सरकार जो कहती है हमने अनाज फ्री में बांट दिया, फ्री में कुछ नहीं बांटा, पैसा जनता से ही वसूल रही है। और वो एक साइकिल में जनता के पास पहुंचाने के लिए, गरीबों के लिए पीडीएस सिस्टम है। और जो एग्रीकल्चर के लिए सरकार का बजट है वो 1,05,000 करोड़ का है। जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी की बात हो रही है वह भी लगभग 1,05,000 करोड़ की है। यानी किसानों का 4,18,000 करोड़ के बाद सरकार की मुट्ठी बंद। खर्च अपने ऊपर कर चुकी है 20 लाख करोड़, यहां 4 लाख करोड़ क्या। इसके अलावे आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सरकार बहुत सारी योजनाओं को लेकर आती है। हमें लगता है आज उन योजनाओं का भी जिक्र कर देते हैं, तब आप समझ पाएंगे कि ये सिस्टम पूरा कैसे वसूली वाला सिस्टम बन गया है। आपसे वसूल करेंगे, अपने तरीके से अपना सिस्टम बनाएंगे, सरकार चलाएंगे, देश को आत्ममुग्धता की स्थिति में ले जाएंगे, दुनिया से कर्ज उठाएंगे, कर्ज का इंटरेस्ट रेट लगातार चुकाते रहेंगे। इस दौर में आरबीआई से भी पैसा लेंगे, बैंक के भीतर से जो लोग कर्ज लेकर भाग रहे हैं उनको भी खुली छूट देंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में वह दूसरे माध्यमों से हमको टैक्स देते रहे और हमको पैसा देते रहें। यह देश में सरकार चलती रहे और चलती हुई नजर आती रहे, यह एक पूरा सिस्टम बना लिया गया। क्योंकि मोदी सरकार की जो स्पॉन्सरशिप स्कीम्स हैं उसमें जो आपके जहन में आएगा, जैसे एजुकेशन मिशन है, कितने खर्च होते हैं? 39,000 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कितना खर्च होता है? 19,000 करोड़ रुपया। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है कितना खर्च करने वाले हैं? 48,000 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री जो नेशनल हेल्थ मिशन का जिक्र कर रहे हैं कितना खर्च करने वाले हैं? 37,800 करोड़ रुपया। जो स्मार्ट सिटी को लेकर जिक्र था और अमृत सिस्टम को लेकर जिक्र था उस पर कितना? 14,000 करोड़ रुपया। जो मिड डे मील था, जो बच्चों को मुफ्त में अनाज देने का जिक्र स्कूलों में है और उसके दायरे में इस देश के तकरीबन 12 करोड़ बच्चे आते हैं, उनके लिए जो पूरा बजट, उसका नाम हालांकि पीएम पोषण अब कर दिया गया है और उसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। और ये 10,000 रुपए बीते 10 बरस से चल रहा है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके अलावे जो भी आप मनरेगा देख लीजिएगा, मनरेगा में पिछली बार की तुलना में कम हो गया, 73,000 करोड़ रुपया हो गया। तमाम स्कीम को देखने के बाद आपके जहन में एक सवाल आएगा, आखिर कितना खर्च किया? 4 लाख करोड़ रुपया। यानी इस देश के भीतर में जो कमाई का पूरा प्रोसेस है और जो खर्च का पूरा प्रोसेस है, उसमें सरकार जो अपने तौर पर बतलाते चलती है कि हमने इस रूप में इतना खर्च कर रहे हैं, इसमें सरकार जो खर्च करने की दिशा में जाती है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब आप सोचिए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इस देश में कॉरपोरेट के हाथ में थमा दिया गया। सरकार अपने तौर पर कमाई करेगी 8,738 करोड़ रुपए। और हम जब देख रहे थे कि जिससे सरकार को अपने तौर पर जो कमाई होनी थी, सरकार ये खर्च करने वाली है 8,738 रुपए।
और सरकार जो इस पर खर्च करने की स्थिति में जब वो बढ़ना चाह रही है तो वो इसकी तुलना में एनर्जी सर्विस पर वो 16,610 करोड़ रुपए, यानी जितना खर्च कर रही है उससे ज़्यादा कमा रही है। कमा इसलिए रही है कि वो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, खर्च इसलिए कम कर रही है क्योंकि उसको लगता है हमसे तो कुछ चीज़ें संभलेंगी नहीं। यानी एक ऐसी सरकार ऐसी परिस्थिति में देश को लाकर खड़ा कर चुकी है जहां पर यह सवाल वाकई अबूझ पहेली है कि इस देश में सरकार की अपनी कमाई के लिए उसने बीते 8 वर्ष में कौन सा काम किया है। जब आप पीएसयूज को ही बेच रहे हैं और मुनाफे वाले पीएसयूज को आप पौने औने दाम में बेचने की परिस्थिति में लाकर देश को खड़ा कर चुके हैं और उसी को अपनी कमाई का हिस्सा बता रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि इस देश में रोजगार नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि इस देश में प्राइवेट सेक्टर जैसे मन चाहे वैसे वसूली करने की दिशा में वह भी बढ़ेगा, वह भी कीमत तय करेगा। इसीलिए एक आखिरी सवाल आप लोग के जहन में जरूर आना चाहिए, यह जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के दायरे में भारत सिर्फ बेरोजगार हो चला है। भारत के लोगों के पास काम नहीं बच पा रहा है। अपना जो पैसा उसने प्रोविडेंट फंड में जमा किया था, आप कल्पना कर सकते हैं कि बीते 8 वर्ष में इस देश में प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालने वालों की तादाद उससे पहले के लगभग 20 वर्ष में जितने लोगों ने नहीं निकाला उससे ज्यादा इन 8 वर्ष में निकाल लिया। इसमें सिर्फ कोविड काल का संकट नहीं है, ओवरऑल निकाल लिया। और तो और बीते 20 वर्ष में काम करने वाले लोग जो काम कर रहे थे और पीएफ में पैसा जमा कराते थे, उन्होंने जितना पैसा निकाला उससे दुगना पैसा इस काल में जो पीएफ काम करते हुए लोग थे उनका काम धीरे धीरे खत्म होने लगा, रोजगार से पैसे की आय कम होने लगी तो पीएफ से पैसा निकालने लगे, यानी भविष्य निधि का पैसा वर्तमान निधि में खर्च होने लगा। और जब हम बेरोजगारी का जिक्र कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में बैठे हुए ग्रेजुएट ही ये मान लें, अपने तौर पर रजिस्टर्ड ग्रेजुएट बेरोजगारों की तादाद तकरीबन 13,87,000 है, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी तादाद लगभग उसमें 20 लाख और जोड़ दीजिए, जो हर बरस के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश का हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन अलग अलग जगहों पर, इसमें राजस्थान का जिक्र भी करना चाहिए। राजस्थान में भी सबसे ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। बिहार की संख्या भी बहुत कम नहीं है, लेकिन 4 साल के भीतर, बीते 4 साल में 1,26,00,000 बेरोजगार युवा अगर खड़े हो गए हैं, यह वो युवा हैं जो बेरोजगार हुए हैं। इसमें नए मत जोड़िए, अभी यह लोग बेरोजगार होते चले गए जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़े हुए थे। यानी इस देश में जो कमाई के माध्यम थे वह कमाई के माध्यम असंगठित क्षेत्र के भी बंद हो गए। संगठित क्षेत्रों में जहां पर वेलफेयर स्कीम चलती है, सोशल सिक्योरिटी मिलती है, वह चीजें तो धराशायी हुई ही। जहां पे सोशल सिक्योरिटी नहीं और दिहाड़ी का मजदूर था, उसकी भी स्थिति नाजुक होती चली गई। और जो सरकार बार बार रोजगार को लेकर मुद्रा योजना का जिक्र करती है, उस मुद्रा योजना का सच यही है, अगर आप एवरेज निकालिएगा तो सरकार ने मुद्रा योजना में हर व्यक्ति को एवरेज जो दिया है वो 22,000 रुपए दिया है। तो 22,000 रुपए में आपकी जिंदगी में कौन सा बिजनेस खड़ा हो सकता है या कौन सा रोजगार आप खड़ा कर सकते हैं, यह कोई बता दे तो बड़ी बात है। क्योंकि उस 22,000 की परिस्थिति यह है कि राष्ट्रपति भवन से जब राष्ट्रपति का रेला निकलता है, जब पार्लियामेंट तक जो इस बार बजट सत्र में आया, उसी पे 22,000 से ज्यादा का बजट खर्च हो गया। प्राइम मिनिस्टर जो निकलते हैं किसी भी रैली करने के लिए, उस रैली पर जो खर्चा होता है वह 1 करोड़ प्लस में आ जाता है। तो आप क्या करेंगे? यानी इस देश के भीतर में इकोनॉमी को समझने और संभालने की परिस्थितियों से दूर हम एक ऐसी परिस्थिति में देश को खड़ा कर चुके हैं जिसकी डेमोक्रेसी वसूली पर टिकी हुई है। और इसके भीतर का सच क्या है? इसके भीतर का सच है, बार बार इसका जिक्र होता है कि हम लोग कोरोना काल से बड़े प्रभावित हो गए। तो हमें लगता है कि कोरोना काल से पहले की परिस्थिति में अगर आप चले जाइएगा तो जैसे सितंबर आप चले जाइए 2017 में इस देश के भीतर में तकरीबन 27 लाख लोग बेरोजगार थे। वह बढ़ते बढ़ते 2020 में वह 27 लाख 30 लाख तक पहुंच गए। 30 लाख बढ़ते बढ़ते अब 40 लाख तक पहुंच गए। और हर 5वां शख्स जो है इस देश में जो ग्रेजुएट है, अगर वो बेरोजगार है 2017 में और आज की तारीख में हर तीसरा ग्रेजुएट अगर बेरोजगार है, तो आप सोचिए कौन सी स्थिति बन गई है। यानी 2014 से 2017, 18, 19 तक भी चीजें संभली नहीं थी, उसके बाद और बिगड़ी है। लेकिन उस दौर में इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब आपसे संभाले नहीं संभल रहा है।
और यह डाटा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उम्र के लिहाज से अगर आप देखिए तो ओवरऑल जो CMIE का डाटा है वो कहता है कि 3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 3 करोड़ 30 लाख लोग। अब आप देखिए 2020 में कोरोना की शुरुआत होते समय जो बेरोजगारों की संख्या थी वह 2 करोड़ 93 लाख थी। तो आप 3 करोड़ पार कर गए तो आपके जहन में आएगा अच्छा 7 लाख ही तो पार किए हैं, यकीनन। तब आप आइए 2017 से कोरोना काल तक के बीच में आइए, उस कालखंड में इस देश के लगभग 1.25 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। हम कौन सा सिस्टम चला रहे हैं? हम किस सिस्टम की परिस्थितियों को इस देश का सच मान ले रहे हैं? प्रधानमंत्री खुद जब डिकोड करने बैठते हैं तो बतलाते हैं हमने क्या क्या कर दिया, लेकिन यह बताने से वो बार बार चूक जाते हैं कि वो सेलेक्टिव हो जाते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल इस दौर की यही हो गई है, जो भी बतलाता है वो सेलेक्टिव होकर बतलाता है, जो उसके हित का है वह बताया जाएगा। मसलन हम इस बार प्रधानमंत्री ने जब सेलेक्टिव हो रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम 9 करोड़ ग्रामीण घरों में जल्द से नल पहुंचा देंगे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 80 लाख घर बना देंगे। एस्पिरेशनल जिलों का जिक्र कर रहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, सड़क सबका हम कमाल कर देंगे और ब्लॉक स्तर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन यकीनी तौर पर इस देश में जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं उसमें 3 सवालों का जवाब दे पाने की स्थिति में कोई नहीं है। पहला सवाल, किसी कलेक्टर से भी पूछ लीजिए कि उसके जिले में कमाई का रास्ता क्या है, वो बोलेगा टैक्स वसूली। किसी कलेक्टर से पूछ लीजिए इस देश के भीतर में कि रोजगार की परिस्थितियां क्या है, वो बोलेगा हमें नहीं पता है। किसी से भी पूछ लीजिए कि अगर आपके हाथ से रेवेन्यू जो पेट्रोल डीजल का है और जो शराब का है वो छीन लिया जाए तो कैसे चलेगा, वो बोलेगा हमें नहीं पता है। और उससे आखिरी सवाल यह भी पूछ लीजिए, इस देश की जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है और कलेक्टर हर जिले का हेड होता है, उससे पूछ लीजिए कि आपका जो पैसा टैक्स पेयर के जरिए आता है, आप उन टैक्स पेयर के लिए क्या काम कर पा रहे हैं, तो वो कहेगा हम नहीं कह सकते हैं, सरकार जाने। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम बन के खड़ा हो गया है जिसमें इस देश की जनता को देने के लिए सिर्फ लुभावने शब्द हैं। यह कल्पना के परे है। इस देश के भीतर की परिस्थितियां धीरे धीरे कर्ज के आसरे इसलिए फैलती चली जा रही है और दुनिया इसलिए कर्ज दे रही है क्योंकि भारत के भीतर का एक तबका जिसके पास इस देश की 50% संपत्ति है, जो 1% ही चलेगा, लेकिन वह उस मार्केट का राजा है जिस मार्केट पर कब्जा करने के लिए दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां और दुनिया के तमाम देश इस बाजार पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि हम यहां पर किसी तरीके से घुस जाएं। और यहां पर जो कंज्यूमर है, जो 1% सही, 1% का मतलब भी 1 करोड़ से ज्यादा होता है। यूरोप के कितने देशों में 1 करोड़ से ज्यादा कंज्यूमर होंगे, यह सवाल है। यानी भारत के भीतर में जब जिक्र प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं 138 करोड़ का देश, तो यकीन जानिए उनके जहन में सिर्फ 1.25 करोड़ लोगों की बात होती है। वह भी नहीं, उसमें भी उन्होंने सेलेक्टिव प्लेयर्स चुन लिए हैं, उसी के आश्रय इस देश को चलाया जाए। एक ऐसी परिस्थिति में देश को लाकर खड़ा किया जा रहा है। इसीलिए जो बेसिक न्यूनतम जरूरतें इस देश के सिस्टम से जुड़ी थी वह भी प्राइवेट हाथों में देने से सरकार हिचक नहीं रही है, क्योंकि सरकार अपने तौर पर डेमोक्रेसी के 3 मंत्र को मानती है: टैक्स वसूली, रेवेन्यू का जुगाड़ हर हाल में, और सरकारी और देश की संपत्ति को निजी हाथों में बेचकर उनसे कमीशन के तौर पर लेने की सोच। यही है इस देश का सच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।